हेलो दोस्तों, हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे दैट कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स। पहला क्वेश्चन है मित्रों दैट यू कैन सी इंट्रोडक्शन के ऊपर, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे। पहला क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहली बात तो यूनिट का नाम है, सबसे ज़रूरी बात, और दूसरी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। इट इज़ हैविंग टू वर्ड्स। वन इज़ इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और दूसरा होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी या फिर रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग एक चार्ज को रेस्ट पे रख के उसके बारे में सारी स्टडी करते हैं। तो आप बात करें तो क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट का बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, डायनेमिक करंट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। तो दिस वाज द वेरी मच बेसिक। हम बेसिक से लेके एक अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस को लेके चलेंगे टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए बच्चे, हियरिंग क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ द सिंथेटिक क्लोथ ड्राई वेदर। जी हाँ बच्चों, क्या होता है जब ड्राई वेदर में हम लोग सिंथेटिक क्लोथ पहन के चलते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। लिसनिंग इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। यस बच्चों, क्या लाइटनिंग इन द स्काई। लाइटनिंग क्यों होती है? क्योंकि चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है और वो आपस में टकराते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आएगा। प्लास्टिक कॉम्ब आपने एग्जांपल सुना ही होगा। द लास्ट इज सीइंग स्पार्कल। इलेक्ट्रिक स्विचेस। इलेक्ट्रिक स्विचेस में बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। यस, इलेक्ट्रिक स्विचेस में अगर आप बात करें तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट एग्जाम्पल नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक करंट एग्जाम्पल नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन बी हमारा जो हमारा डी होगा वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नहीं आंसर होगा। इसलिए आंसर नॉट पूछा है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है बच्चों, दैट इज फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद, वो हमारा बेस्ड है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मित्रों पहला क्वेश्चन है, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लोथ। एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब किया गया। हाँ जी बच्चों, व्हेन ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ पे रब करते हैं तो ग्लास रॉड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और सिल्क क्लोथ इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करता है। इसी कारण जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। सो ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लोथ एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड लूज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स सिल्क का क्लोथ एक्वायर करेगा। देयर इज नो ट्रांसफर, बेटा गलत हो जाएगा। ग्लास रॉड उल्टा है ये, और ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट इज ए ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस। मित्रों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उसके बारे में चलेंगे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू। अच्छा, अभी आपने डिस्कस किया क्यों होता है फ्रिक्शन। जब हम दो बॉडीज को मान लेते हैं, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, इनको आपस में हम रब करते हैं मित्रों। यस, इफ वी आर गोइंग टू रब टू डिफरेंट बॉडीज, तो एक्चुअली में क्या होता है, एक बॉडी से मान लेते हैं बच्चों, इसका मैं अच्छे से समझाने की आप लोग कोशिश करता हूं। मान लेते हैं इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे। यस, we are going to consider this is having 10 electrons and 10 proton। इसके पास बेटा दूसरी वाली बॉडी है, उसके पास मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन है। हमने इनको आपस में रब कर दिया। वी हैव रब्ड दीज टू बॉडीज। रब करने से बच्चे क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। ड्यू टू मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो पहली बॉडी ए बॉडी जो होगी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यस, वी हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट बॉडी एंड 10 प्रोटॉन इन फर्स्ट बॉडी। ओके,
दूसरी बॉडी में हमारे कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन। तो लॉजिकली पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से, तो कैसा नेचर हो जाएगा, नेगेटिव नेचर हो जाएगा। यस, और जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, तो हमारा कैसा नेचर हो जाएगा बॉडी का, पॉजिटिव। तो इसी कारणवश हमारा पहला जो बॉडी हो जाती है वो नेगेटिव नेचर, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया वो नेगेटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज कैसे बनता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यस बच्चों, वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, ट्रांसफर होता है। एक बॉडी लॉस करती है और दूसरी गेन करती है, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन ये भी गलत हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन ऑब्जेक्ट एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय अदर ऑब्जेक्ट। जी हाँ बच्चों, तो ऑप्शन फोर्थ का आपका सी विल बी करेक्ट आंसर। यस, इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो लूज करेगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो गेन करेगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लॉस ऑफ प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन मूव नहीं करता क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इतनी जानकारी आपको, बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। चलेंगे बच्चे नेक्स्ट, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जो जो एमसीक्यूज बन सकते हैं और आपके फर्स्ट टर्म में आ सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी of attraction, yes बच्चों, the property of attraction or repulsion acquired by the material body when it is rubbed with another body. yes बच्चों, this is the definition of charge. किसी भी बॉडी को आपस में रब करने पे एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस रिपेल। तो इस प्रॉपर्टी को बॉडी के हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं चार्ज का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी चार्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ज। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एमसीक्यू बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है किसी भी रिएक्शन के लिए। बच्चों देखो, आप ध्यान से समझो तो नेट जो हमारा ऊपर जो जैसे यूरेनियम लिखा हुआ है, यूरेनियम के 92 और 238, ऊपर वाला होता है मास नंबर और नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज बेसिकली चार्ज होता है। तो देखो इसमें क्या चीज कंजर्व्ड है ऑप्शन के हिसाब से, हीट इज लॉस्ट, हीट इज गेन्ड, इसके बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं। मोमेंटम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें यह पता है कि अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखेंगे बच्चों, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 92 है चार्ज, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 92 है और राइट हैंड साइड पे भी आपके 92 हैं। तो क्या चीज इस कंडीशन में कंजर्व्ड है, यस चार्ज इज कंजर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेट चार्ज विल बी कंजर्व। तो बच्चों ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे चार्ज और प्रॉपर्टीज के ऊपर जो हमारे पॉसिबल है। बच्चों वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज जिसमें हम बेसिक लेवल के पहले क्वेश्चन करेंगे 100-200 हर चैप्टर पे, फिर एक अच्छे लेवल पे एडवांस लेवल पे हर तरह के प्रोबेबल क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है, कुलाम्स लॉ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अब कुलाम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस है पहले, जिससे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे और यहाँ से क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू। बच्चों अगर आपको कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला पता होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों ये तो होता है कांस्टेंट K, यस, और Q1 Q2 होते हैं चार्जेस, और फोर्स यहाँ पे R के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो हमें देखना है। बेटा देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से समझें तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू द पावर -2। तो फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू द पावर -2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे बच्चों हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज हाल्ड द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। बच्चों देखो सेम फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यस K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा देखो उसने
फोर्स के ऊपर इफेक्ट पूछा है अगर डिस्टेंस को हमने हाल्व कर दिया, मतलब r को हमने r/2 कर दिया, r डैश को हम मतलब ऑब्वियसली पहले अगर r था बच्चों तो अभी r/2 हो गया, तो फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा देखो, अब पहले r था तो r/2 करोगे तो इसका होल स्क्वायर करोगे मित्रों, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है तो उसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे। यस, तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो r/2 करोगे तो ऑब्वियसली 4 ऊपर आ जाएगा बाई r², मतलब नया फोर्स जो होगा, अगर इसको प्रॉपर्ली आप सॉल्व करने चले तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको प्रॉपर्ली समझना है कि कैसे सॉल्व करना है। ये तो समझ में आ गया कि 4 टाइम्स आ रहा है, देखो नया फोर्स F डैश जो होगा वो K Q1 Q2, डिस्टेंस को हमने r/2 कर दिया है बस। ओके, चलिए क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 4 ऊपर चला जाएगा r², ये क्या है, ये F की वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा, नया फोर्स जो F डैश है मित्रों, जो नया फोर्स F डैश है वो 4 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा, दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ F। तो यहाँ से हम लोग एनालाइज कर पाएंगे कि यहाँ पे 4 टाइम्स आंसर हो जाएगा, तो 8th क्वेश्चन का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, D विल बी एक्यूरेटली करेक्ट इन दिस केस। चलिए बच्चों, वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहना चाहता है, 9th क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 चार्जेस +1 माइक्रोकुलाम एंड +3 माइक्रोकुलाम, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम। बहुत सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, देखो फोर्स की अगर आप बात करें तो प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के, जी हाँ, फोर्स प्रोपोर्शनल किसके होता है, Q1 और Q2 के, इसीलिए बेटा फॉर्मूला जो आता है वो K कांस्टेंट Q1 Q2 बाई r²। बेटा ये फोर्स किसका होता है, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईदर चार्जेस, मतलब अगर आप चार्ज नंबर 1 इधर लेते हैं, चार्ज नंबर 2 मतलब Q1 ये है, Q2 ये है, तो ये फोर्स ईदर चार्जेस का मतलब दोनों चार्जेस जो Q1 और Q2 हैं, ये दोनों चार्जेस F फोर्स ही महसूस करते हैं, और वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो दोनों फोर्सेस बेटा जो एक्सपीरियंस करेंगे, दोनों चार्जेस वो इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग हो सकता है, मास अलग अलग है, तो अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स दोनों फोर्स बिल्कुल सेम महसूस करते हैं, तो आंसर इसका 1:1 हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दोनों का फोर्स 1:3 के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि Q1 Q2 का मतलब हो गया 1:3, तो इस बात को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th को हम लोग सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज Q1 exerts some force on the second charge Q2, a third charge Q3 is brought near Q1, the force between Q1 and Q2। बच्चों देखो बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये सारे आपके कंसेप्ट मेकिंग क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेते हो तो। बेटा क्या बोला है क्वेश्चन है कि 2 चार्जेस है Q1 और Q2, इनके बीच में मान लीजिए कुछ भी फोर्स है, ये भी मान लीजिए F फोर्स और ये भी F1, दोनों सेम फोर्स महसूस करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ऑब्वियसली डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक तीसरा चार्ज आप Q3 लिया है, बच्चों देखो तीसरा चार्ज जब ले आओगे तो ये भी इसको कुछ फोर्स से रिपेल करेगा, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा, अगर सेम नेचर का है तो रिपेल, अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्ट, और ये भी इसको कुछ ना कुछ फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, मान लेते हैं इसको F2 और F3। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि उन दोनों के बीच में Q1 और Q2 के फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स अनचेंज या फिर इंक्रीजिंग Q3 और दुनिया भर की जानकारी दे रखी है। बच्चों देखो ये कंसेप्ट है कि तीसरा चार्ज आ जाने से उसके ऊपर तो फोर्स लगेगा, उसमें में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके फोर्सेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो आपको ध्यान रखना है उनके फोर्सेस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो आंसर विल बी सी इन दिस केस। 10th विल हैव ऑप्शन सी, रिमेन्स अनचेंज्ड, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरा चार्ज अलग कुछ बशर्ते कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट उनके ऊपर कोई भी फर्क बच्चों नहीं पड़ने वाला है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेटा आप लोग जानते ही होंगे, परमिटिविटी को बोलते हैं। अब इसकी डायमेंशन फार्मूला, अगर हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो हमें इसका ऐसा यूनिट निकालना पड़ेगा। देखो हमें एक बात पता है कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं डायमेंशन फार्मूला,
और हम लोग उसको देखेंगे कैसे आता है। देखो बच्चों, तो 1/Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। बेटा अगर आप ध्यान से समझें मेरी बात को लॉजिकली, तो बच्चे एप्सिलॉन नॉट का अगर मैं फॉर्मूला निकालता हूँ, एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन में R² और F भी नीचे आ जाएगा। Q1 का जो हमारा चार्ज होता है Q1, उसकी ऐसा यूनिट होती है कुलाम, और Q2 की भी यूनिट होती है कुलाम। R होता है मीटर स्क्वायर, F होता है बेटा, देखो F न्यूटन में होती है बट हमें kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए इसको, क्योंकि F = ma अगर आप लिखेंगे तो फोर्स की यूनिट बच्चों क्या होती है न्यूटन, और m हम लोग kg में मेजर करते हैं, और एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। तो हम इसको प्रॉपर्ली लिखेंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। चलिए, आई एम जस्ट इलस्ट्रेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो बच्चों, ऑप्शन में आप ध्यान से देखो तो आई की फॉर्म में है, आई का मतलब होता है यहाँ पे करंट, और करंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो यू मस्ट नीड टू नो कि कोई भी चार्ज जो होता है वो होता है I इंटू टी। चार्ज क्या होता है? I इंटू टी। तो चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, और एक कुलाम 1 एम्पेयर सेकेंड के बराबर होता है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, एक कुलाम 1 एम्पेयर सेकेंड, और एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट। तो मैं कुलाम को लिख दूंगा एम्पेयर सेकेंड, दूसरे कुलाम को भी लिख दूंगा एम्पेयर सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर हमारे पास मौजूद है मित्रों। दिस इज मीटर स्क्वायर, दिस इज kg एंड दिस इज मीटर। अब मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब। जी हाँ बच्चों, तो दिस इज मीटर क्यूब। तो मैं प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहा हूँ इसको। देखिए बच्चों, देखिए अगर आप m को लिखेंगे तो मीटर हो जाएगा -3, kg हो जाएगा -1, एम्पेयर का हो जाएगा स्क्वायर, और सेकेंड की पावर हो जाएगी 4। अब आप देख लीजिए, मीटर इज गोइंग टू मेजर योर लेंथ, kg is going to measure your mass, ampere is current and second is time। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन में कैसे कैसे ने पूछा है। m मतलब मास की पावर कितनी हो जाएगी, यही तो पूछ रहा सबसे पहले केस में। m की पावर आप लोग देख के बता सकते हैं, मास की पावर m, इसको कंफ्यूज मत करना, दिस इज मीटर, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट लेंथ। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों से यही होता है, लेंथ को मत कंफ्यूज करना। m की पावर -1, l की पावर -3, a की पावर 2 और s की पावर 4। तो हो जाएगा m की पावर -1, जी हाँ बच्चों, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर, तो ऑप्शन सी विल बी एक्यूरेटली करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको डायमेंशन फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ गया होगा। अगला है बेटा SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अब देखो परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी इस एप्सिलॉन नॉट को ही बोलते हैं। तो आप सीधे यहाँ से इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया था, बस इसको प्रॉपर्ली हमें लिखना आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, kg इनवर्स मीटर की पावर -3, कुलाम की पावर 2, सेकेंड की पावर 2। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, इसको आंसर न्यूटन में दिया गया है, सॉरी। तो एक तो ये हो ही गया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपको न्यूटन में पूछा तो कोई बात नहीं, हम फॉर्मूले में न्यूटन में भी निकाल लेंगे। देखो 1/4 पाई कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुलाम स्क्वायर, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, हो जाएगा न्यूटन, तो न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 कुलाम स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन। आप लोग इसको देख के बता सकते हैं कि हमारा ये हो जाएगा आंसर। यस, कुलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट्स क्वाइट सिंपल। यस बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज आल्सो नोन एज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी इन द मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जो कि होता है फोर्स इन द फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम। मैं आपको फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ, या फिर और भी फॉर्मूले होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। आसपास की जितनी चीजें होंगी मैं उस पॉइंट पे आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन ही हमारा उसी पे फिर से बेस्ड है। क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का मतलब क्या होता है, EM, रिलेटिव परमिटिविटी था ER। तो हम लोग लिखेंगे EM और किसके बीच में, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, दैट इज E0 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, EM/E0 होता है। अब इन्होंने EM की जगह पे E यूज किया है बच्चों, EM की जगह पे इन्होंने E यूज किया है, एप्सिलॉन, एक्चुअली E नहीं है वो, एप्सिलॉन है, सॉरी। तो आप एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं तो हम भी एप्सिलॉन यूज कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही हो जाएगा। आपको एक बात तो पता है कि K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 14th का मित्रों, जल्दी से आप लोग सोच लिया करें अपने दिमाग में, सी ऑप्शन विल बी एक्यूरेटली करेक्ट। चलिए बच्चों चलेंगे 15th क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द टू स्मॉल स्फीयर हैविंग कांस्टेंट चार्ज ए, उनके पास कांस्टेंट चार्ज है इन एयर एंड बी इन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बच्चों देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले ही बताया कि एफ नॉट अपॉन, देखो एफ नॉट अपॉन एफ एम तो हमारा होता है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या के, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यही तो हमने अभी देखा था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के। अब इसने लेकिन जो हमारा रेशियो ऑफ फोर्सेस बोल रखा है, स्मॉल इज चार्ज ए इन एयर एंड बी इन द मीडियम, ये क्या दिया हुआ है, ये फोर्स दिया हुआ है। मतलब कहाँ पे स्मॉल चार्जेस स्पेयर्स जो हैं वो एयर में है, एयर का मतलब होता है एफ नॉट की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दे रखी है, ए दे रखी है, यस बच्चों। और बी मतलब मीडियम, मीडियम में क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो ए बाई बी किसके बराबर हो जाएगा, के या के इज टू 1 भी आप इसको कह सकते हैं। वही क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने पूछा है, वी हैव टू रीड इट केयरफुली, क्वेश्चन को हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर बेटा के इज टू 1 आ जाएगा। मतलब एफ नॉट बाई एफ एम, जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही वो पूछ रहा है कि के क्या होता है, एफ नॉट बाई एफ एम होता है, दैट इज दिस वन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जी हाँ बच्चों, व्हेन प्लेस्ड इन फ्री स्पेस इज 10 न्यूटन। मतलब एफ नॉट, मैं आगे कर रहा हूं यहाँ पे सॉल्व, एफ नॉट जो है बच्चों वो कितना दिया है आपको, 10 न्यूटन दिया है। और इफ दे आर इन द मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब के बराबर है 5, तो आपसे पूछ रहा है द फोर्स बिटवीन देम। यस बच्चों, मीडियम में रख देने पे फोर्स क्या हो जाएगी, आपको पता है एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू के। हमारे पास क्या क्या है, एफ नॉट है, एफ नॉट इज हाउ मच 10, एफ एम वी हैव टू फाइंड, के इज वी हैव 5, तो एफ एम बराबर 10 बाई 5, दैट विल बिकम 2 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। तो 16th विल हैव ए ऑप्शन विल बी एक्यूरेटली करेक्ट इन दिस केस। चलिए मित्रों चलेंगे 17वें प्रश्न की तरफ। 17th question. What is this question exactly? We are going to understand. In the hydrogen atom, the distance between the proton and the electron is this. अच्छी बात है, R की वैल्यू दी हुई है, R is how much, 5.3 into 10 की पावर -11 मीटर। अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। दैट इज बेसिकली द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। दोनों के मासेस अलग होते हैं बच्चों, बट फोर्स सेम होते हैं। हमारे पास सब कुछ है, हमें फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, कौन सा, कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा देखो ध्यान से, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखे तो 9 into 10 की पावर 9 लिखेंगे। Q1 का मतलब पहला चार्ज 1.6 10 की पावर -19, Q2 का मतलब दूसरा चार्ज 1.6 into 10 की पावर -19, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इत्तेफाक से दिया हुआ है, दैट इज 5.3 into 10 की पावर -11, 5.3 into 10 की पावर -11 का होल स्क्वायर। मित्रों इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 8.2 into 10 की पावर -8 न्यूटन। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 8.2 into 10 की पावर -8 न्यूटन इज ऑप्शन बी इन दिस केस इज करेक्ट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज 1 कूलम। बच्चों देखो हमारे पास Q दिया है 1 कूलम और हमें N की वैल्यू पूछ रहा है। आपको क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल याद होगा, या क्वांटाइजेशन रूल, एग्जैक्टली यू आर अवेयर फ्रॉम क्वांटाइजेशन रूल। Q इज इक्वल टू N ही होता है, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E हो जाएगा। Q इज 1, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19। मित्रों इसको सॉल्व करेंगे, 1/1.6 into 10 की पावर +19। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको ये याद भी रखना है, कैलकुलेशन बार बार यूज होती है, 6.25 into 10 की पावर
18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 1 कूलाम चार्ज बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग चार्ज ऑफ 8 कूलाम। सेम क्वेश्चन बच्चों, देखो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, Q इज इक्वल टू एन ई लगाओ, Q की वैल्यू आप 8 ले लो, N का हमें निकालना है, E है 1.6 × 10 की पावर -19। एक तो ये तरीका ये है, 10 की पावर -19 सॉल्व करो, और जब सॉल्व करोगे यू विल गेट द रिजल्ट। बट हमें ये बात पता है कि 1 कूलाम चार्ज कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, दैट इज 6.25 × 10 की पावर 18। मैंने आपको बोला ना, याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन याद रहने से कभी कभी फायदा हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आप बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए तो पास तो इनफ टाइम होगा, तो आप वहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए, एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन आपको पता है 1 कूलाम चार्ज के लिए 6.25 × 10 की पावर 18 चार्ज चाहिए। तो 8 कूलाम में क्या करना पड़ेगा? 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 का इतना है तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो हाउ मच विल बी देयर? अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये 5 × 10 की पावर 19। यस, 5 × 10 की पावर 19, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। बच्चों हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। यस, हम लोग हर लेक्चर में बेसिकली ट्राई करेंगे कि हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करें, दैट इज 20th क्वेश्चन। यस बच्चों, और आपको ढेरों MCQs मिल जाएंगे हर लेवल के, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, तो यू कैन enjoy your regular studies over here। yes बच्चों, क्या है 20th क्वेश्चन? 4 × 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कंडक्टर एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ। अब बेटा इसने बोला है इतने इलेक्ट्रॉन निकलने से किसी कंडक्टर में। बेटा पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने शुरू में बताया। और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा सर? Q इज इक्वल टू एन ई। अब चार्ज का साइन तो पता लग गया, रिमूव हुआ है, तो n कितना दिया है? 4 × 10 की पावर 16। यस बच्चों, 4 × 10 की पावर 16। E कितना है? E है 1.6 × 10 की पावर -19। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 6.4 × 10 की पावर -3 अप्रॉक्सीमेटली। यस बच्चों, 6 इसको मल्टीप्लाई करने 6.4 10 की पावर -3, दैट इज 6.4 मिली कूलाम। क्योंकि मिली में आंसर दिया है तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।